आइए, आपका इस क्लास में स्वागत है। हम लोग आज के सेशन में देखेंगे कि जनसंख्या जो एक काफी गतिशील कंपोनेंट है जनसंख्या भूगोल का, उसमें एक सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं जिसे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। संक्रमण का मतलब क्या होता है कि जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो उसको हम लोग संक्रमण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अभी सितंबर महीने में चल रहे हैं। जब अक्टूबर आएगा इसके बाद, तो अक्टूबर का जो लास्ट पीरियड होता है और नवंबर का जो शुरुआत का महीना होता है, दोनों एक तरह से ग्रीष्म काल और शीत काल का क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है। ठीक है, अर्थात इसमें क्या होता है कि गर्मी खत्म होने को रहती है और ठंडा शुरू होने को रहता है। तो इस तरह से जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है उसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं, संक्रमण। ठीक है, अर्थात एक दशा चेंज होकर दूसरी दशा में जब पहुंच जाती है उसको हम लोग संक्रमण कहते हैं। उदाहरण के लिए उसी को हम लोग जनसंख्या में देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई समाज, कोई परिवार काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन अचानक से उस परिवार में किसी की नौकरी लग गई तो उसका जीवन स्तर बिल्कुल बदल गया। ठीक है, क्योंकि उसका इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब इनकम बढ़ेगा तो जो पहले की उसके परिवार की जो स्थिति थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, लोगों को खाना नहीं मिलता था, वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। किसके चलते, आय बढ़ने के चलते। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उस परिवार का संक्रमण काल, कि अमीरी और गरीबी के बीच जो गरीबी धीरे जो अमीरी में बदलती चली गई, उसको क्या बोलेंगे, संक्रमण। उस तरह से यहाँ भी हम लोग का है कि जनसंख्या संक्रमण। क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो चीजों को हम लोग छोड़ते नहीं है, उसको पूरा हम लोग जैसे क्या है उसका जीवन कुंडली खंगालते हैं कि वह चीज है क्या। तो जनसंख्या तो आप सबको पता है कि जनसंख्या क्या है, जो मनुष्य की संख्या है जो किसी स्थान पर निश्चित समय पर निवास कर रही है, उसको जनसंख्या कहते हैं। लेकिन संक्रमण आपके लिए नया शब्द है कि संक्रमण है क्या। तो हमको लगता है कि आप लोगों को संक्रमण में दिक्कत होनी चाहिए। संक्रमण क्या है, एक पीरियड है अर्थात एक टाइम है जिसमें क्या है, दशा का परिवर्तन होता है, सिचुएशन उसमें क्या है, बदलते रहती है। उसी को हम क्या बोलेंगे, संक्रमण। और सिद्धांत भी हम लोग जानते ही हैं कि सिद्धांत का अर्थ होता है कि कोई ऐसी विचारधारा जो देश स्तर पर, विश्व स्तर पर बिल्कुल सही है, उसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं, उसको वो काट नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम आज अध्ययन करेंगे हम लोग इस सेशन में कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है क्या, इसको किस कारण दुनिया के सामने लाया गया, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी। तो जो भी विद्वान थे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के जो भी जनसंख्याविद थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने पूरे विश्व का अध्ययन किया तो क्या देखा कि जनसंख्या पूरे विश्व में एक समान नहीं है। इसमें वो तीन घटक हैं जिसको हम लोग जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास कहते हैं। इसमें समय के साथ और स्थान के साथ परिवर्तनशील है, दोनों क्या है, चेंजेबल है। प्लेस के स्थान पर भी और टाइम के पीरियड में भी, समय के परिप्रेक्ष्य में भी क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, और जो इसका पूरा पूरा लोग अध्ययन किया तो सबसे पहले 1929 ईस्वी में एक विद्वान थे, इनका नाम था थॉमसन, जिन्होंने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को प्रोजेक्ट करने का काम किया, दुनिया के सामने इसको प्रस्तावित करने का काम किया। लेकिन ये कुछ खामियों के चलते अधूरा रह गया, क्योंकि कोई भी सिद्धांत जब होता है तो उसमें एकाएक सारी चीजों को वैज्ञानिक तरीके से नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि बहुत गूढ़ विषय है, बहुत गहन विषय है। तो बाद में चल करके इसी सिद्धांत को 1945 ईस्वी के आसपास में नोटेस्टीन नामक एक भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने इसको पुनः परिमार्जित कर इसे, इसके कमियों को सुधारते हुए इसको दोबारा जैसे क्या है, विश्व के पटल पर रखा। और क्या नाम दिया उसको, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत नाम, पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। कि जनसंख्या हम लोग का जो है
वह पहले की दशा अथवा पिछली दशा से कैसे वह विकसित दशा में चली जाती है, उसका जो है सो अध्ययन और अध्यापन किया। ओवरऑल पूरे विश्व में देखा गया कि जनसंख्या स्थिर नहीं है, इसमें परिवर्तन है। परिवर्तन के क्या कारण है, उन कारणों की चर्चा भी हम लोग यहाँ करेंगे कि किस कारण से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, क्यों जनसंख्या बदलती है, उसका आकार क्यों बढ़ता है, उसकी दशा क्यों चेंज होती है। इन सारी चीजों पर हम लोग विचार करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का परिचय पहले है कि जनसंख्या संगम सिद्धांत किसने दिया। तो इसमें मुख्य नाम किसका आता है, उनका नोटेस्टिन का जाता है। इन्होंने क्या दिया, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया, पॉपुलेशन डायवर्सन थ्योरी दिया। अब क्या हुआ कि पूरे विश्व में जब जनसंख्या का अध्ययन किया गया तो क्या देखा गया कि ओवरऑल आबादी में धनात्मक या ऋणात्मक वृद्धि हो रही है, या नकारात्मक वृद्धि हो, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक को नकारात्मक, नेगेटिव ग्रोथ भी कहते हैं और पॉजिटिव ग्रोथ कहते हैं। तो पूरे विश्व की आबादी को 3 कालखंडों में उसको विभाजित किया गया, 3 अवस्थाओं में बांटने का प्रयास किया गया। इसमें सबसे हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट फेज, जिसे हम लोग बोलते हैं पहली अवस्था। ठीक है, पहले क्या है, पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो स्टेज है वह मानव जीवन के शुरुआत का स्टेज है, बिल्कुल बिगिनिंग पीरियड है। जब हम लोग पिछली दशा में रहते हैं, अर्थात जब मानव का जीवन बिल्कुल पिछड़ा होता है, तो हम लोग बिल्कुल पारंपरिक हो जाते हैं। पूरा धर्म के अनुसार हम लोग चलते हैं, जो हम लोग को धर्म में बोला गया है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, उसी के अनुसार हम लोग मानते हैं। यदि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि आप कुधर्मी हैं, आप जो सब धर्म को नहीं मानते। तो जो भी हमारे विश्व में जितने भी धर्म हैं, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हम लोग का बौद्ध है, चाहे ईसाई धर्म है, या हम लोग का मुस्लिम है, हिंदू है, तो सबके धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी बातें कही है। तो यहाँ भी हम खास करके लेते हैं हम लोग, क्योंकि विश्व स्तर हम लोग भारत के स्तर में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ का हम लोग जो इंडियन फिलोसफी उसमें बोला गया, जितने आपके पास जन होंगे उतना आपको धन मिलेगा। कहने मतलब जितने आपके यहाँ पुरुष हैं उतने अधिक जो सो क्या है, पैसा का अर्न करेंगे, उतना अधिक पैसा कमा करके लाएंगे। अर्थात पूर्ण रूपेण हम लोग रूढ़िवादी परंपरा पर चल रहे हैं। ठीक है, और इस परंपरा में क्या होता है कि 2 हम लोग का जो घटक है जनसंख्या के परिवर्तन का, उसमें पहला घटक हम लोग क्या है, जन्म दर है, जन्म दर। ठीक है, और दूसरा घटक हम लोग बोलते हैं मृत्यु दर, मृत्यु दर। ये 2 जो घटक हैं वे दोनों उच्च होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पिछले समाज में बच्चों की संख्या अधिक होती है, उनका जन्म दर अधिक होता है, और उनका मृत्यु दर भी क्या है, उच्च। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है कि समाज पिछली अवस्था में है, तो समाज के पिछड़े होने से जो इनकी परचेजिंग पावर है, जो इनकी खरीदने की शक्ति है, वो क्या है, बिल्कुल निम्न है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं, तो उसके लिए हम लोग डायग्राम का सहारा लेते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के सहारे बताया गया है कि ये जो हम लोग का खड़ी लाइन में बता रहा है 2 चीज को। पहला हम लोग का एक कंटिन्यूअस लाइन है जो दिखाता है बर्थ रेट को। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग का टूटी हुई लाइन है वो बता रहा है डेथ रेट को। और इसके पहले हम लोग इसको 3 कालखंडों में बांट देते हैं। तो पहला हम लोग का हो गया प्रथम अवस्था, ये हो गया दूसरी अवस्था, और ये हो गई तृतीय अवस्था। ठीक है, ये फर्स्ट फेज हम लोग का है, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। क्योंकि यहाँ लिखने का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सारा चीज पहले से लिख चुके हैं। तो एक बार हम लोग ब्रेन वॉश करके उसको फिर से माइंड में रिकॉल कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, याद करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, प्रथम अवस्था में
कि दोनों हम लोग का उच्च होता है, जन्म दर भी और मृत्यु दर भी। अर्थात बच्चों का जन्मने का भी जो इसमें सिलसिला लगातार चल रहा है, उनका प्रति औसत देखा जाए तो क्या है, उच्च है, और मरने का ये सिलसिला ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग के पॉकेट में पैसा जब आ जाता है तो हम लोग बिना दाम पूछे जो ऐसे ही खर्च करते चले जाते हैं, पता चला कि 10 दिन में सारा पैसा निकल गया और फिर से वही जगह पर आ गए। तो यहाँ भी वही चीज की आबादी जनसंख्या में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा ले रहे हैं, लेकिन बच्चे जो पैदा ले रहे हैं वे कमजोर है, निर्बल है, इसलिए क्या है, उनके चिकित्सा सुविधा का अभाव है, हल्की सी बीमारी हो रही तो क्या है, बच्चे जो है क्या है, मौत को प्राप्त हो रहे हैं और बचाए नहीं जा रहे। तो इसको हम लोग देखते हैं ग्राफ के माध्यम से कि पहली अवस्था में हम लोग का बर्थ रेट क्या है, बिल्कुल ऊंचा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग 0 देखते हैं, ये हम लोग क्या है, पैमाना है, मान लेते हैं हम लोग 50 लिख लेंगे, 50 बच्चे प्रति 1000 में क्या है। दूसरा क्या है, डेथ रेट भी क्या है, ऊंचा है, लेकिन जो हम लोग डेथ रेट है वह क्या है, जन्म दर से कभी ऊंचा कभी नीचा, मतलब ये इसको क्या है, एक तरह से काटने का काम कर रहा है, इस तरह से क्या है, काट रहा है। ठीक है, अर्थात दोनों ऐसे क्या है, दोनों आसपास बना हुआ है। तो जब उदाहरण के लिए मान लेते हैं 1000 लोगों में यदि क्या है 20 बच्चे भी जन्म ले रहे हैं और उन 20 में से 19 बच्चे यदि मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तो कितना आबादी बढ़ेगा, एक ही आदमी जुड़ेगा उसमें करके ना। तो इससे क्या होगा, टोटल जो हम लोग का ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि हो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, तो ऐसा पिछड़े समाज में देखने को मिलता है, या जो पिछड़े देश हैं दुनिया के, वहां ऐसी स्थिति देखने को अभी भी मिल रही है। जैसे हम लोग अफ्रीका महादेश का लगभग अधिकांश देश इस अवस्था में गुजर रहे हैं, क्योंकि वहां भी क्या है, उनका जीवन स्तर बिल्कुल निम्न है, उनका परचेजिंग पावर कम है, ठीक है, उनका खान पान का स्तर बिल्कुल निम्न है। तो वैसी स्थिति में क्या है, लोगों के बच्चों की संख्या भी क्या है, ज्यादा है। एक विद्वान हुआ करते थे माल्थस, उन्होंने कहा था कि जहां गरीबी है वहीं बच्चे हैं। ठीक है, कि जहां गरीबी वहीं क्या है, वहीं बच्चे हैं। तो हम यदि अपने आप सर्वे भी करके देखें, अपने गांव में नजर दौड़ा के देखें हम लोग, तो हम लोग अक्सर पाते हैं कि जिनके यहाँ अशिक्षा है, जिनके यहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं, उनके यहाँ बच्चों की संख्या हमको अधिक मिलती है। लेकिन परिवार के विभाजन होने से थोड़ा सा देखने में, सर्वे करने में दिक्कत होती है। लेकिन यदि हम ज्वाइंट फैमिली में चले जाएंगे, आज से 10-20 साल पहले लोग ज्वाइंट फैमिली रहा करते थे, तो वहां हम क्या देखते थे, बच्चों की संख्या क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि उनका स्तर क्या भी प्रथम अवस्था में। ठीक है, आप समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि प्रथम अवस्था में क्या परिणाम जनसंख्या क्या है, कि जितना जन्म दर ऊंचा रहेगा और मृत्यु दर भी क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा, तो टोटल आबादी में क्या होगी, बहुत कम वृद्धि होगी। उदाहरण दिया हमने पैसे से कि यदि मेरे पास आज कहीं से बहुत ज्यादा पैसा मिल गया, 10,000 रुपये मेरे पॉकेट में आ गया, पहले 1 रुपया नहीं हुआ करता था, तो हम क्या है, अन्न देखे ताव देखे क्या तुरंत जो है हम क्या है, कुछ कुछ चीजें खरीद लिए है ना, और पता चला कि तुरंत जो है क्या सारा पैसा। तो यहाँ भी वही दशा है कि जनसंख्या, बच्चे तो पैदा ले रहे हैं लेकिन बच्चे बच नहीं रहे, बच्चे क्या है, किसी कारणवश क्या मृत्यु को प्राप्त हो रही है। क्योंकि पिछले समाज में जो विवाह का जो उम्र सीमा है वो बिल्कुल क्या है, निम्न होता है। बाल विवाह की प्रथा होती है, बचपन में ही क्या है, शादियां हो जाती हैं, और शादी हुई तो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो बच्चे कमजोर होंगे क्योंकि महिला परिपक्व नहीं है, और जब महिला परिपक्व नहीं तो बच्चे भी क्या होंगे, दुर्बल होंगे, उनको आंतरिक समस्याएं होंगी, और बच्चे क्या है, मृत्यु को प्राप्त। इसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर। और एक हम लोग क्या है, जन्म दर। जन्म दर में हम लोग जीवित और मृत दोनों बच्चों को गिनते हैं, लेकिन अशोधित में हम लोग क्या है, सिर्फ जीवित बच्चों को गिनते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ आ ही गया होगा जन्म क्या है हम लोग का प्रथम स्टेज। ठीक है, तो दुनिया के जितने पिछड़े देश हैं सब क्या है, इसी में। इवन हम लोग का जो अफ्रीका कंट्री जो माना जाता है, हम लोग इसको अंध महादेश कहते हैं, वह भी क्या है, इसी ग्रुप में है। वहां के अधिकांश देश, 2-4 देश को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश देश इसी अवस्था में है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे स्टेज। दूसरा स्टेज हम लोग क्या है, जिसको हम लोग दूसरी अवस्था कहते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमने क्या देखा कि आदमी अपने बहुत से सीखता है,
कि हमारे साथ जो घटनाएं घटती है उससे हम लोग अनुभव प्राप्त करते हैं और उसको आगे सुधारने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत पढ़ाई किए लेकिन मन से पढ़ाई नहीं किए तो हो सका कि हम रिजल्ट बढ़िया नहीं कर सके या हम कंपटीशन नहीं निकाल पाए, हम जो है पिछड़ गए। तो मेरी जो कमियां थी इसके पहले उसको हम कमियों को उजागर करें, उसको देखेंगे हम किस चलते जो है असफल हुए और उस कमी को जब हम लोग पूरा करेंगे हो सकता है आगे क्या हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए बोलते हैं सफलता ही सफलता की सीढ़ी मानी जाती है। तो यहाँ हमने क्या देखा इस स्टेज में कि कोई रिजल्ट नहीं, कोई फायदा नहीं, बच्चे पैदा करो ना करो कोई फायदा है, क्योंकि बच्चे तो बच ही नहीं रहे। तो क्यों बच्चे नहीं बच रहे? उसके कारण देखा कि बच्चे जो क्या है बचपन में ही मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? तो बेहतर चिकित्सा उनको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, बेहतर चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया और क्या है, विदेशों से लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं जीवन रक्षक दवाएं, जीवन रक्षक का आयात किया। क्योंकि देश में उतना भी उसका उत्पादन नहीं था मेडिसिन के क्षेत्र में, तो हमने विदेशों से क्या किया, इसका आयात किया। और जो बच्चे मर रहे हैं उसको हमने क्या किया, बचा लिया। यहाँ बच्चों को नहीं बड़ों को भी हमने क्या है बचाने का प्रयास किया, बचा लिया। तो रिजल्ट क्या होगा? अभी आपने न्यूज देखा होगा कि सरकार ने जीएसटी में जो है क्या है भारी कटौती की है। अब क्या है गरीब आदमी पर क्या है जीएसटी का कम बोझ पड़ेगा, कम टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स देंगे और जो अमीर लोग हैं उन पर ज्यादा टैक्स थोप दिया गया। जिसमें हम लोग एक आता है लाइफ सेविंग ड्रग्स भी, इस पर जो है क्या है बिल्कुल कम कर दिया गया। और जो हम लोग जितना ही पेय पदार्थ हैं उस पर क्या है 40% जीएसटी। यदि वह सामान पहले 100 मिलता है तो कितना मिलेगा, 140 रुपये मिलेगा। जो बड़ी बड़ी गाड़ी मतलब जो बड़े लोग हैं उन पर जो है टैक्स का जो है बोझ अतिरिक्त बोझ दे दिया गया आम आदमी को आगे बढ़ाने के लिए। इसका बहुत सारा स्लैब है, 6 स्लैब में जीएसटी का बंटवारा है, किसमें कितना है ये सब इकोनॉमिक्स वाले बताएंगे तुमको। अब क्या होगा कि जब हमने मृत्यु दर पर रोक लिया किसके चलते? दूसरी बात कि आदमी जब पढ़ लिख गया, शिक्षा ग्रहण कर लिया तो वह क्या नौकरी में चला गया, उसका इनकम बढ़ गया और इनकम बढ़ने से उसका जो परचेजिंग पावर हुआ क्या है बढ़ गया। और परचेजिंग पावर के बढ़ने से हम अच्छा चीजें खाने लगे, फल फूल का सेवन करने लगे, दूध दही का सेवन करने लगे, है और भी जो पोषक तत्व उसका हम लोग सेवन कर ले। उससे क्या हुआ कि हमारा जीवन स्तर बढ़ गया। हमने विवाह का उम्र जो तय कर दी कि नहीं, अब क्या है हम 21 और 18 के बाद ही विवाह करेंगे, उसके पर विवाह न करेंगे, विवाह हमारे लिए बोझ है। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि जन्म तो लगभग वही रहा, ज्यादा उसमें अंतर नहीं, लेकिन मृत्यु दर क्या है बिल्कुल जो क्या हो गया घटने लगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ इसको ग्राफ में देखते हैं कि ये मोटी लाइन हम लोग के क्या है जन्म दर क्या है। तो जन्म दर क्या है लगभग ज्यों का त्यों बना हुआ है, उसमें कोई अंतर विशेष नहीं। लेकिन इसमें क्या है मृत्यु दर में क्या है लगातार जो गिरावट होने लगा। ठीक है, इसमें क्या है लगातार गिरावट। क्यों? कारण बताए कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, परचेजिंग पावर और जागरूकता या कहें शिक्षा के चलते। ठीक है, तब क्या रिजल्ट होगा कि जब हमने मृत्यु दर को घटा लिया लेकिन जन्म दर क्या है जो तब क्या देख रहे हैं दोनों के बीच दूरी क्या हो गया बढ़ गया, अर्थात आबादी क्या हो गया। ऐसा कहाँ होगा? तो ऐसा विकासशील देशों में देखने को मिलता है कि जितने दुनिया के विकासशील देश हैं, एवं हम लोग का भारत है, पाकिस्तान है, जितने भारतीय महाद्वीप के देश हैं, उसके बाद हम लोग का दक्षिणी अमेरिका के जितने देश हैं, है ना, उसके बाद हम लोग का उधर जो यूरोपियन का साउथ यूरोपियन कंट्री है, ये सब देश क्या है सब विकासशील देश है जहां पर ये पोजीशन हम लोग का है। मृत्यु दर कम हो चुका है लेकिन जन्म दर जो। अब क्या देखें इसके बाद हम लोग जब ऐसा हो गया तो आबादी बहुत विशाल हो गई। आबादी क्या होगी, आबादी का जो आकार हुआ अभूतपूर्व वृद्धि हो गई, बहुत ज्यादा आबादी। अब जब आबादी बढ़ जाएगी वह भी समस्या का कारण है, क्योंकि माल्थस ने कहा था कि जो हम लोग का आबादी बढ़ने का जो वृद्धि है वह ज्यामितीय वृद्धि, इसमें ज्यामितीय ग्रोथ होता है। इसमें ज्यामितीय ग्रोथ करने का मतलब कि 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16 होगा, 16 के बाद
32 होगा, 32 के बाद 64 होगा। इसको बोलते हैं ज्यामितीय ग्रोथ। और जो हम लोग का उत्पादन है वस्तु का, वह उसमें संख्यात्मक वृद्धि होता है। 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा। अर्थात जितना हम लोग आगे जाएंगे क्या है, उतना दोनों के बीच गैप बढ़ता चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं जनसंख्या आधिक्य की दशा, ओवर पॉपुलेटेड, जनसंख्या आधिक्य की दशा। हर जगह भीड़ हम लोग, अर्थात आदमी बढ़ गया और संसाधन क्या हो गया, उसकी तुलना में बहुत कम हो गया। तो भी तो समस्या है। ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो लूट मार हो जाएगा, है ना, चीना झपटी हो जाएगा। मतलब क्या उसको बोलते हैं, समाज में जैसे कुरीतियां बढ़ जाएगी। और यही नहीं हुआ था फ्रांस की क्रांति में, कि फ्रांस के लोग जब क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोगों को टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वहां के लोगों ने क्या किया, लूट मार शुरू कर। तो इसका भी परिणाम है, आगे माल्थस ने बोला कि जब ऐसी स्थिति होती है तो प्राकृतिक आपदाएं जनसंख्या को अपने आप कंट्रोल कर लेती है। भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं, बाढ़ आता है, सूखा आता है, महामारी आती है, उससे क्या होता है, जनसंख्या फिर चेक हो जाता है, फिर कम। तो खैर ये तो प्राकृतिक आपदा है, मानव तो आपदा नहीं ला सकता है। तो दूसरा हमने देख लिया कि क्या हुआ, जनसंख्या अधिक की दशा हो गई है, आबादी क्या है, बढ़ गई है। जीवन स्तर बढ़ने से हमने क्या है, परचेजिंग पावर को बढ़ा दिया, और इस तरह से आबादी क्या है, अभूतपूर्व में। अब क्या करना पड़ेगा कि आबादी जब बढ़ गया तो समस्या है, तब लोग इसको बोले कि नहीं, अब जो इसको क्या है, और दूसरा उपाय ढूंढना होगा। अर्थात फिर से क्या करना होगा हमको, तो अब जन्म दर को ही कम करना पड़ेगा। ठीक, तो दूसरी अवस्था में क्या देखिए, दोनों में वृद्धि हुआ, इसमें बर्थ रेट भी ज्यादा हम लोग का है, और डेथ रेट भी क्या था, डेथ रेट हम लोग का कम हो गया, उससे आबादी क्या ओवरऑल बढ़ गई। लेकिन तीसरी जो अवस्था हम लोग का है, उसमें हम लोग का दोनों घट जाएगा, बर्थ रेट भी हम लोग क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, और ये तो पहले से क्या है, घटा हुआ है। तो देखते हैं, पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं कि हम लोग का क्या है, धीरे नीचे ही जा रहा है, और अब क्या है, इसको भी हमने क्या किया, घटा दिया। तो जो दूरी, दोनों दूरी मतलब जो आकार बढ़ गया था, वह क्या हो गया, आकार छोटा हो गया। तो जनदर जब भी घट गया, तब जनसंख्या में टोटल वृद्धि क्या जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा कहाँ है, तो ऐसा विकसित देशों में है। अभी भारत को इसमें पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि विकसित भारत का जो कंडीशन हम लोग का है, यहाँ हम लोग का विवाह एक संस्कार है, और संस्कार से हम छुटकारा जल्दी पा नहीं सकते। लेकिन जो हम लोग का पाश्चात्य देश हैं, पश्चिम के जो देश हैं, जिसको हम लोग विकसित की श्रेणी में रखते हैं, वहां के लोग आज नहीं क्या है, कई सालों पहले इस अवस्था में पहुंच चुके हैं। ठीक है, किस अवस्था में, तीसरी अवस्था में, क्योंकि उनके यहाँ मृत्यु दर तो पहले से कम है, और अब जन्म दर भी क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया, जिससे टोटल आबादी में क्या है, कमी हुई। ठीक, तो विकसित देश हम लोग जानते हैं कौन कौन है, उधर पश्चिम चले जाएंगे हम लोग तो जितना हम लोग का कनाडा, अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद फिर जितना हम लोग यूरोपियन कंट्री लगभग है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जितना हम लोग जानते हैं सब उसमें आएंगे। और हम लोग का पूर्व में एक ऑस्ट्रेलिया है, जापान, ये सब क्या है, विकसित देश, जहाँ पर जनसंख्या की तीसरी अवस्था है, अर्थात जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी क्या है, बिल्कुल कम है। अमेरिका में एक सर्वे किया गया, आप लोग सुने होंगे कि सर्वे में क्या बोला गया कि जैसे हम लोग यहाँ पर इंडिया में सर्वे किया जाए, महिलाओं के पीछे जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको पूछा है कि बताइए आपको क्या चाहिए। दो ऑप्शन देते हैं कि शादी के बाद आपको एक बच्चा चाहिए कि एक कार चाहिए, क्या चाहिए, तो क्या जवाब मिलेगा, क्या जवाब देंगे, बच्चा चाहिए, बिल्कुल वही जवाब आएगा। 90% लोग क्या है, वही जवाब, क्योंकि पहली बात लोगों को कार चलाने आता नहीं है, ठीक है, वो दरवाजा भी खोलने आता तो चलाने की दूर बात है।
मैंने एक जनरल बात बताया। अब यहाँ बहुत को साइकिल नहीं चलाना, कारखाना चलाना है, लेकिन अमेरिका में जब सर्वे किया गया या विश्व के दूसरे देशों में, तो वहां क्या जवाब आया कि हमको कार बच्चा नहीं चाहिए। तो बताइए, जब लोगों का मेंटलिटी है कि भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में विवाह एक संस्कार नहीं है, क्या है, बस एक इंटरटेनमेंट का जरिया है, तो किस लिए बच्चा पैदा होगा? ठीक है, तो बहुत सारे उसका रीजन आता है। यहाँ पे एक हमने बताया आपको सर्वे का उदाहरण। तो तीसरी अवस्था क्या, बिल्कुल विकसित देशों में जहां पर दोनों हम लोग का क्या है, बिल्कुल डाउनफॉल है, जिसका रिजल्ट क्या है, बहुत कम जनसंख्या बढ़ती। खास करके और भी कुछ देश हैं जिसका ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव है, जहां पर क्या आबादी क्या है, बिल्कुल घट गया, मतलब जन्म दर क्या है ही नहीं, बच्चे जन्म ले ही नहीं रहे। रूस नेगेटिव ग्रोथ की ओर जा रहा है। तो ओवरऑल ये हम लोग का जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है, इसमें हम लोग देखें 3 अवस्था के बारे में। अब इसके बाद हम लोग का जो अगला है उसे हम लोग देखते हैं कि जो जनसंख्या परिवर्तन है, ठीक है, पॉपुलेशन चेंज, इसके कितने फैक्टर है, कितने कारक है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें हम लोग 3 कारक को देखते हैं, ठीक है। फिर से वही चीज पर हम लोग आएंगे, क्योंकि हमको इसको अलग से ही पढ़ना है। जनसंख्या परिवर्तन के कारक क्या है, तो पहला हम लोग का क्या है, बर्थ रेट है। और जन्म दर क्या है, तो डिफिनेशन में आते हैं हम लोग इसका कि प्रति 1000 लोगों में एक वर्ष में जितने लोगों का जन्म होता है उसको हम लोग जन्म दर कहते हैं। इसमें प्रति 1000 का मतलब महिलाओं से है कि प्रति 1000 महिलाओं में एक वर्ष में जितने लोग जन्म लेते हैं उसको हम लोग जन्म दर। इसमें दोनों तरह का है, जीवित बच्चे भी शामिल हैं और मृत बच्चे, ठीक है। इसी का एक एडवांस परिवार डिफिनेशन है जो बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट। या हिंदी इसको बोलते हैं लोग अशोधित जन्म, अशोधित जन्म। इसमें क्या हम लोग बोलते हैं, चीज वही बोलते हैं, हल्का सा चेंजिंग करते हैं कि प्रति 1000 महिलाओं में एक वर्ष में जितने जीवित बच्चों का जन्म, उसको हम क्या बोलेंगे। तो आप लोग बताइए कि क्रूड बर्थ रेट किसमें ज्यादा होगा, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था या तीसरी अवस्था? तो एक आदमी जवाब दीजिए। क्रूड बर्थ रेट जो है हम लोग का अशोधित जन्म दर है, उसका प्रतिशत किस स्टेज में ज्यादा होगा, प्रथम अवस्था में, दूसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था? समझ में होगा मेरा कहने का मतलब है कि किस अवस्था में ज्यादा जीवित बच्चों का जन्म होगा, पहली में, दूसरी में, तीसरी में? कौन ज्यादा विकसित अवस्था है, प्रथम की, द्वितीय की, तृतीय? तृतीय तो कृषि में हो जाए ज्यादा जीवित बच्चों, प्रतिशत बोल रहे हैं, संख्या से नहीं, मतलब क्या है, परसेंटेज। अब जन्म दर क्या करता है, हमने देखा इससे पहले, जन्म दर क्या आबादी को चेंज करता है, उसमें परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब जन्म दर उच्च होगा तो जनसंख्या में क्या होगा, अधिक लोग जुड़ते चले जाएंगे। जितने बच्चे जन्म लेंगे सब किसमें 10 साल के बाद किसमें जाएंगे, सबका सब उसमें जुड़ते चले जाएंगे, किसमें, टोटल आबादी में। जो हम लोग सेंसस होगा तो लोग निकालेंगे, अकाउंट करें कि नहीं इतने 1000 लोग क्या है इस बार बच्चों की संख्या, इतना 0 से 5 वर्ष इतने बच्चे इसमें क्या करें, जुड़ गए। और सामान्य नियम जो हम लोग का है, जनरलाइजेशन है, उसमें क्या है कि जो पिछड़े देश हैं उनका जन्म दर उच्च होता है, ठीक है। जो विकासित देश हैं उनका जन्म दर औसत होता है, और जो विकसित देश है उनका जन्म दर क्या है, निम्न होता है, ठीक है। कारण इसके पीछे, कारण वही परंपरावादी रूढ़िवादी विचारधारा है, सोच है ना, शिक्षा का रहन सहन है, स्तर, और क्या है, लास्ट में हम लोग का विकसित जीवन स्तर है। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी भारत में, तो लोग नारा दिए थे 67 के पहले कि हम दो हमारे दो, हम दो
अब क्या आ गया कॉन्सेप्ट कि हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक। अब जितना उतना भी नहीं, आधा कर लेना है, ठीक है। तो यदि अपना विकास करना है, अपने समाज का विकास करना है, तो खर्च को आपको कम करना है, और जितने कम लोग होंगे खर्च उतना क्या होगा, कम। क्योंकि आदमी तो कुत्ता बिल्ली है नहीं कि बच्चा पैदा करके रोड पर छोड़ दिया अपन ऐसे पलना पड़े। उसके लिए तो उसको आवश्यक सुविधाएं देना हमको है ना, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, मनोरंजन, सारा चीज उसको फैसिलिटी प्रदान करना है। और तभी हम उसको बढ़िया से दे पाएंगे जब क्या है, मेरा इनकम उतना रहेगा। और ऐसा नहीं कि जिसका इनकम बहुत ज्यादा उसके बहुत बच्चे होते हैं, क्या नहीं। तो चूंकि हम लोग का जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, इसलिए इस पर हम ज्यादा इंफेसाइज आप लोग कर रहे हैं कि कैसे हम लोग क्या है अपना विकास करें, ठीक है। दूसरा फैक्टर हम लोग का है डेथ रेट। इसका डिफरेंशन जस्ट इसी टाइप का है कि प्रति 1000 लोगों में जितने लोगों की मृत्यु होती है उसको हम लोग, यदि इसका क्रूड डेथ रेट देखा जाए, क्रूड डेथ रेट तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग कि प्रति 1000 लोगों में जितने बच्चों की मृत्यु होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वही लिखा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रूड डेथ रेट। और टोटल जो हम लोग का बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बड़े भी हैं, वो क्या कहलाएगा, डेथ रेट। दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है, बहुत जो है क्या है ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। यदि बच्चे से मर रहे हैं तो क्रूड डेथ रेट कहेंगे, और क्या है ओवरऑल उसमें सब लोग यदि शामिल हैं 0 पर से लेकर के क्या है 90 वर्ष तक के लोग, तो क्या कहलाएगा, डेथ रेट। तो इससे भी क्या होता है, आबादी हम लोग का परिवर्तित होता है। मान लेते हैं महामारी आ गया, एक ही प्रकार के सब लोग क्या है मर गए, डेथ रेट में जाके जुड़ जाए, ठीक है। और जिस प्रकार से हम लोग का डेथ बर्थ रेट वेरी करता है हर एक पार्ट में, हर एक कंट्रीब्यूशन से हम लोग का डेथ रेट क्या करता है, वेरी करता है। पिछड़े समाज में डेथ रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, विकासशील में क्या होगा, औसत होगा, और विकसित में क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। जब बच्चे ही नहीं है, जब आदमी ही, तब मरेगा कौन, उसका भूत मरेगा, आदमी का तो मरेगा। जब आदमी एक एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी हृष्ट पुष्ट पैदा हो रहा है एकदम, है ना, तो क्या मरेगा बच्चा। तो उसके बाद उस पर 24 घंटा क्या है मेडिकल फैसिलिटी है, उस पर बहाल है, तो मरवे नहीं करे, सवाल ही नहीं मरना। तो क्रूड क्या है, क्रूड बर्थ रेट बिल्कुल शून्य रहेगा। तो ये दो हम लोग का जो है जन्म दर और मृत्यु दर, वो क्या करता है आबादी में चेंजिंग आता है, उसमें बढ़ोतरी करता है या फिर कमी लाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग बोलते हैं किसी का जीवन काल बहुत लंबा होता है ना, कि पहले के लोगों का जीवन काल जो औसत हुआ करता था 65 वर्ष, अभी औसत हम लोग का उम्र है 70 वर्ष, भारत का औसत 70-75 के आसपास। तो जन्म से लेकर, ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ हम लोग का बर्थ हुआ और एक लंबी दूरी तय करके हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। कोई आदमी जो है सो क्या है 77 ईयर तक जिंदा रहा, कितने साल तक, 77 वर्ष तक जिंदा रहा। इसको उच्चारण से बहुत दिक्कत होता है, इसको हम लोग 78 कर देते हैं। 77 बहुत का उच्चारण सही से नहीं होता, इसलिए उसको 78 कर देते हैं, ठीक। जन्म लिया और कितने साल जिंदा रहा, 100 क्या बोलते हैं हम लोग, किसी आदमी का जीवन कहते हैं कि फलाना का जीवन बहुत लंबा है, क्यों, उसका खान पान बढ़िया है, जो इसको क्या है ठीक ठाक से रहता है, बहुत जो है सो परहेज करता है, इसलिए क्या है बहुत लंबे समय तक जिंदा रहा। तो यह जो जीवन से लेकर मरण तक का जो टाइम है उसको हम लोग बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा।
तो किसका जीवन लंबा होगा? कोई चाहता है कि मेरा जीवन छोटा हो? तो बताइए कैसे जीवन लंबा होगा? खान पान से क्या है, हम लोग अपने जीवन को, अभी आपको नया न्यूज बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले चाइना जो है, सो 2-3 दिन पहले की बात है, चाइना अपने जितना उसका रक्षा मंत्रालय है, जितना उसका मिसाइल वगैरह है, सबका प्रदर्शन कर रहा था। जैसे हम लोग करते हैं ना 15 अगस्त के दिन लाल की थी राजपथ पर, और 26 जनवरी में प्रदर्शन करते जितना इंडिया का मिसाइल है तो सब, उसी प्रकार से चाइना भी पूरा मिसाइल सिस्टम जितना उसका था उसका सबका शो कर रहा था। तो उसमें हम लोग को रूस के राष्ट्रपति पुतिन गए थे, दक्षिण कोरिया वाला जो था, क्या उसका नाम, वो गया था, है ना, मोदी जी नहीं थे, और भी कुछ कुछ देश के लोग थे, कजाकिस्तान वाले जो देश हम लोग का सेंट्रल एशिया है उसके भी लोग गए थे। तो लोग बात कर रहे थे, पुतिन का पता कितना उम्र है, 70 साल से ज्यादा हुआ, लेकिन 70 साल लगते नहीं है वो। तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग अपने उम्र को 150 साल कर लें। हाँ, कैसे अपने उम्र को हम लोग, अभी का आदमी कितना 70, 80, 85, 90 बहुत है, तो 150 साल करने की बात कर रहे हैं। क्यों? उनके पास सब कुछ है। तो बोले कि नहीं, ऑर्गन ट्रांसफर, ऑर्गन हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर लेंगे तो हम लोग 150 साल जिंदा रह सकते हैं। जो किडनी हम लोग का है, जो फेफड़ा हम लोग का है ना, वो सब क्या हम लोग ट्रांसप्लांट कर लें तो क्या हम लोग 150 साल जिंदा रह सकते हैं। और लोग के पास क्षमता है, कर सकता है उनके पास। वो ऐसा संविधान संशोधन कर दिया है पुतिन कि जब तक जिंदा रहेगा वही रूस का राष्ट्रपति रहेगा, उसको कोई नहीं हटा सकता है। उसी प्रकार से हम लोग का चीन वाला है जो राष्ट्रपति, वो भी क्या है, ऐसा संशोधन कर दिया है, वहां एक पार्टी की सरकार होती है उन देशों में, तो जीवन पर्यंत कुर्सी पर रहे। शी जिनपिंग नाम है, ठीक है, शी जिनपिंग चीन के और वो रूस के थे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए कि लोग अपने ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करके अपने आयु को, क्योंकि अंग ही खराब होता है, सिस्टम ही हम लोग काम करना बंद करता है एक समय के बाद। तो क्या है, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में क्या बोलेंगे हम लोग, जीवन प्रत्याशा कहेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो ये किन देशों में ऊंचा होगा, कहाँ लंबा होगा? तो आप लोग सबको पता है कि जापान के लोग सबसे ज्यादा जिंदा रहते हैं, ठीक है। इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, जापानी लोग क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा, खास करके महिलाओं का उम्र ज्यादा लंबा होता है पुरुषों की तुलना में। जो पतली दुबली होती है, नाटी कतली होती है, उनका, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, तीसरा लोग देखते हैं जल्द से, इसको लोग प्रवास करते हैं, ठीक है। तो इसको खत्म ही करना जरूरी आ जाए, क्योंकि एक समय सीमा दिया हुआ है, सितंबर में पूरा एक बार रिवीजन करना जरूरी है। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा उसको हम लोग माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग प्रवास करते हैं, प्रवास के बारे में जानते हैं। तो प्रवास है क्या, सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन पर जाएंगे कि जब व्यक्ति या व्यक्ति का समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने निवास स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाकर निवास करता है और फंस जाता है, यह क्रिया प्रवास कहलाती है। और जो इसमें भाग लेते हैं उसको हम लोग प्रवासी कहते हैं, माइग्रेंट कहते हैं। इसको लोग बोलते हैं क्रैश कोर्स, एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म। 30। अब प्रवास में दो चीज है, एक हम लोग बोलते हैं उत्प्रवास, इसको पहले मिटा देते हैं, थोड़ा सा ही बड़ा हो जाएगा, है ना। क्या एक हम लोग का है उत्प्रवास, और दूसरा हम लोग का है अप्रवास। ठीक है, उत्प्रवास क्या है कि जहां से लोग प्रवासी होते हैं, जहां के लोग अपने स्थान को छोड़ते हैं, उसको हम लोग प्रवास करते हैं, ठीक है। खास करके लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ते हैं
तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा, लोगों का उत्प्रवास होगा, वहां से लोग जा रहे हैं, चाहे जाने का काम जो भी रहा। दूसरा हम लोग का है अप्रवास, कि जहां लोग आकर बस, जहां नए लोग आकर बस रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रवास करेंगे। तो लोग बोलते हैं बोलचाल में कि देखो अप्रवासी लोग आया है ना, कि देश आजाद होने के बाद क्या है, बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में क्या अप्रवासी बनकर आए, बहुत लोग दिल्ली में अप्रवासी बनकर जैसे क्या है रहने लगे। ठीक है, तो दो इसका पार्ट है प्रवास का, दो कंपोनेंट है, उत्प्रवास और अप्रवास। यदि प्रवास के प्रकार को हम देखें, इस पर दृष्टिपात करें, तो यह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हम लोग का है गांव से गांव की ओर प्रवास, कि जब व्यक्ति का समूह गांव से गांव की ओर प्रवास करता है, चाहे जाने का उद्देश्य, प्रवास का उद्देश्य कुछ भी रहा हो, उसको हम लोग ग्रामीण प्रवास करते हैं, विलेज माइग्रेशन। ठीक है, इसमें खास करके मजदूर लोग शामिल हैं, जो काम की तलाश में गांव से गांव की ओर जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव की, लोकल माइग्रेशन एक तरह का है। ठीक है, दूसरा हम लोग का गांव से शहर की ओर प्रवास, विलेज टू टाउन माइग्रेशन, गांव से शहर की ओर। इसमें भी क्या है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग को हम लोग इसमें गिरफ्त करेंगे। जैसे महिलाएं शादी के बाद क्या गांव से शहर चली जाती, कहाँ होगा, फलों का ब्याह उस शहर में हो गया, खुश हो गई, हम लोग ब्याह तो शहर में। या लोग काम के उद्देश्य से गांव से शहर की ओर जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग आम जीवन में देखते हैं, इसको बहुत बड़ा चीज, गांव से शहर की ओर। और तीसरा हम लोग का है अंतरराज्यीय माइग्रेशन, या उसको हम लोग राष्ट्रीय माइग्रेशन कहते हैं, राष्ट्रीय प्रवास या अंतरराज्यीय प्रवास, कि जब लोग अपने देश की सीमा के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं, चले जाते हैं, कारण यहाँ भी जो कुछ भी रहा हो, उसको हम लोग अंतरराज्यीय या राष्ट्रीय प्रवास, नेशनल माइग्रेशन। ठीक है, समझ आ रहा है? तो यहाँ कितने लोग नेशनल माइग्रेशन करिएगा? अभी हम लोग का बहुत लोग है जो नेशनल माइग्रेशन पर है, वो आएगा सब जब समय होगा। तो कुछ लोग फोन कर रहा है, मगर अभी वहीं रहो, बड़ा खर्चा नहीं करो, जब जरूरत होगा, अंतिम जरूरत उस वक्त तुमको आ जाए। और अंतिम हम लोग क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल माइग्रेशन, अर्थात कि जब लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को चले गए, तो क्या कहलाएंगे? जैसे भारत में लोग आर्य लोग आए, दूसरे महाद्वीप से कहाँ आए? भारत को। या जो मानव का पूर्वज था, जिसको हम लोग चिंपैंजी और गुरिल्ला कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से आए हैं, कहाँ? पूरे विश्व के महाद्वीप में फैल गए। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका महादेश में हुआ था, जो गुरिल्ला चिंपैंजी के रूप में अभी भी है, वही हम लोग का पूर्वज है, कुछ सहित। अब हम लोग हो गए कुछ रहित। या बहुत लोग क्या है, नौकरी की तलाश में अभी भी क्या है, अरब कंट्री प्रवास करते हैं। तो अरब तो खैर हम लोग का एशिया महादेश में है, तो हो गया ना एक देश से दूसरे देश। ठीक है, खास करके इसमें हम लोग लेते हैं उदाहरण अंग्रेजों का, कि अंग्रेज लोग क्या है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से कहाँ है, एशियन कॉन्टिनेंट में। मतलब एक महाद्वीप से क्या है, दूसरे महाद्वीप जाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास करना है। इसका बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़े लार्ज पैमाने पर यह प्रवास होता है। कि जब अंग्रेज लोग भारत आए, तो उसके साथ फ्रांसीसी लोग आए, डच लोग आए, स्पेनिश आए, पुर्तगाल आए, सब क्या है, आते हुए आने का सिलसिला क्या है, चलता रहा। फिर सब जाने का सिलसिला हो गया, जब यहाँ से सब भाग लगे, तो फिर सब क्या यहाँ से समेट के बोरिया के साथ चले गए। तो एक बार क्या किए, कुछ प्रवास किए एक बार। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद हम लोग का है प्रभाव, है ना, प्रभाव इसमें होगा कि प्रवास, सॉरी कारण। अदरवाइज दूसरा क्लास में नहीं है, इतिहास वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इसी खींच देते हैं हम, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको पहुंच करो। तो हम लोग देखते हैं प्रवास के कारण, कि प्रवास के कौन कौन से कारण। तो जितना भी हम लोग का इसमें फैक्टर है, कारक है, उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। क्योंकि क्या है, हम लोग को
सरलता चाहिए, हम लोग क्या है इजी वे हम लोग क्या उसको अडेप्ट करें। तो प्रवास को हम लोग दो कैटेगरी में बांट के उसके कारकों का अध्ययन करते हैं। पहला हम लोग का जो है उसको हम लोग बोलते हैं पुश फैक्टर, और दूसरा हम लोग का पुल फैक्टर। ठीक है, बहुत लोग बोलता है सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, है कि नहीं। हम लोग उसको सभी कारकों को एक ही में हम लोग शामिल करके पढ़ते हैं। अब क्या पुश फैक्टर क्या है, तो पुश को हम लोग बोलते हैं हिंदी में धक्का कारक, है ना। जब हम लोग क्या है किसी को धक्का देते हैं तो वह क्या कहलाता है, पुश करता है। तो जनरली हम लोग इसको एक भाव के रूप में ग्रहण करते हैं, भाव के रूप में देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो गांव में निवास कर रहा है, उसका शादी ब्याह हो गया है, उस पर परिवार का बोझ अब आ गया है, लेकिन इनकम उसका क्या है, जीरो है। तो समस्या है, अब तो बाबूजी खाना नहीं देंगे, अपना समझो। तो क्या उसके मन पर एक तरह का प्रेशर पड़ रहा है ना, कि हम भी जो है सो क्या है कुछ धन अर्जन करते हैं। तो आसपास देखें तो कुछ नहीं मिल रहा है, गांव में तो कुछ है नहीं, तो क्या करें, कहीं ऐसे जगह जहां वो क्या है हमेशा में रोजगार मिले। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हम लोग का जो ग्रामीण परिवेश है, वहां के लोगों पर क्या एक तरह से मेंटली प्रेशर पड़ता है कि आप यहाँ से निकलिए, आप यहाँ से क्या बने, यहाँ के लिए प्रवासी बन जाइए, और कहाँ जाइए, शहर की, जहां पर क्या है रोजगार के अवसर खुले हुए हैं 12 महीने। क्यों, तो यहाँ क्या कमी हमको हो गई भाई, यहाँ से निकलने की जरूरत पड़ गया, सिर्फ काम के चलते निकले क्या, नहीं। तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो क्या यहाँ से निकलने के लोगों को मजबूर करते हैं। सबसे पहले देखिए हम सबसे बड़ा जो कारक हम लोगों का क्या है, बेरोजगारी, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, क्योंकि गांव में अदृश्य बेरोजगारी है, गांव में छिपी हुई बेरोजगारी है जो दिखाई नहीं पड़ती है, गांव में मौसमी बेरोजगारी है जो क्या है कुछ ही मौसम में लोगों को क्या है काम मिल पाता है, इसीलिए क्या है यहाँ से हमको जाने में ही भलाई है। ठीक, दूसरा कारण देखिए जी हम लोग, तो हम लोग का जो जीवन जीने के जो बेहतर सुविधाएं हैं उसका भी क्या है गांव में अभाव है। यदि हम लोग बेसिक स्टेज पर देखें तो हम लोग का शिक्षा, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं, कि गांव में बेहतर एजुकेशन का अभाव है। खिचड़ी खाने वाला स्कूल है सरकार खोल दिया है, कोई जो है क्या है इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, तो बच्चों को क्या है उतनी इजी वे में जो शिक्षा शहरों जैसी नहीं मिल पाती है, या हमारे गांव में टेक्निकल एजुकेशन का अभाव है, तकनीकी शिक्षा का बिल्कुल अभाव है। आइए बीए पढ़ने से क्या होगा, लोग कहता है आइए कहा बीए पढ़े सबसे अच्छा मैट्रिक फेल, है कि नहीं, लोग कहावत है कि नहीं, कि आइए बीए का कुछ नहीं मिलने वाला है, जब तक आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तभी आप जैसे क्या है सिविल सेवा में या पीसीएस परीक्षाओं में जा सकते, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सब भीड़ जो है क्या है हजारों की संख्या में जो है आगे लगी हुई। इसलिए यदि आपके पास यदि कोई टेक्निकल एजुकेशन है तभी जो है आपका इन क्षेत्रों में कुछ विकास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन बोले या तृतीयक सेवा का गांव में अभाव है, क्योंकि गांव वह इकाई है जहां पर हमको प्राथमिक क्रिया ही देखने को मिलता है, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं का बिल्कुल अभाव है, इसलिए तो गांव है। तो जिसको तृतीयक सेवाएं चाहिए, द्वितीयक सेवा चाहिए, उसको तो शहर जाना पड़ेगा। मेरे पास यदि बहुत ही अनाज का उत्पादन हो रहा है तो उसको हमको बेचना पड़ेगा कहाँ, शहर में जाकर के। उसके लिए मेरे पास यदि गांव में रोड नहीं है तो हम जो है उसको माथा पर ढोके नहीं ले जा सकते। तो ओवरऑल क्या है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हम लोग का है उसमें हम लोग का सारा चीज आ जाएगा, बैंकिंग सेवाएं हैं, है ना, उसके बाद हम लोग का क्या है और भी जो है सो टेलीकॉम संबंधी जितनी सेवाएं हम लोग का है सबका सब क्या है गाँव में अभाव। बैंक है भी
तो गए तो काम नहीं, पता चला कि वहां एक ही स्टाफ वो बैंक में है, आज छुट्टी पर है, या लिंक खेल का बोर्ड लगा दिया है, आराम से बैठा हुआ है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में। उसके बाद हम लोग क्या है, नेक्स्ट समस्या जो आए दिन होती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का अभाव। अब इधर कुछ दिन से सुधार नजर आ रहा है, लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, एक दशक पहले का, 10 साल 20 साल क्या है पहले की चीजें हैं। तो गांव में बिजली क्या है, बिल्कुल जो है सो सीमित है, क्योंकि सरकार के पास उतना भी प्रोडक्शन नहीं है, और गांव में आधा से अधिक बिजली चोरी हो जाती है, इसलिए सरकार विशेष ध्यान उस पर देता है। मेरे घर में जल रहे हैं, पूरे घर में जले चले। गांव का जो रोड अभी क्या है, खस्ता हाल है, कई साल पहले बना है, बरसात में जैसे क्या है धान का खेत बन जाता है, आने जाने में लोगों को क्या है बहुत दिक्कत है। तो लोग ऐसे जगह रहना पसंद करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जिससे और हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग का है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। गांव में यदि कोई आदमी कोशिश करके सिनेमा हॉल खोल भी दे तो सिनेमा हॉल चलेगा? अब तो शहरों का ही बंद हो गया, उसका पीछे दूसरा कारण है। इधर लोकल का इलाका है, नाम तो यहाँ नहीं लेंगे हम, वहां खुला था वो सिनेमा हॉल, वो बहुत दिन नहीं चला, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है, तो कुछ दिन तो खूब चला, बाद में क्या हो गया, बंद हो गया। तो यदि हम लोग फैसिलिटी बहाल भी कर रहे हैं तो चलेगा? गांव में मेट्रो यदि खोले तो चलेगा? मेट्रो सवाल नहीं चलेगा। तो जहां जिस लायक का है वह वही चीज जो है सो क्या है सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है गांव में क्या है, इन चीजों का सबका क्या है अभाव। इसमें और भी हम लोग जोड़ सकते हैं, हम लोग का मन में आ जाए तो क्या इसको जोड़ सकते हैं। ठीक, पूरा का पूरा इसमें हम लोग तृतीयक सेक्टर आएगा, है ना, सेकेंडरी सेक्टर आएगा, इसका क्या है गाँव में बिल्कुल। तब क्या होगा, ये सब जब अभावग्रस्त क्षेत्र है तो लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। जो ही क्या है उनका आमदनी बढ़ेगा, या जो ही क्या है उनको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वो सब कहाँ चले जाएंगे? सब शहरों की ओर भाग चलेंगे। यहाँ से क्या होगा, सबका क्या होगा, माइग्रेशन होगा। चारों ओर से क्या होगा, माइग्रेशन। कहाँ आएंगे लोग? तो सब लोग कहाँ आएंगे, शहर की ओर। जितना हम लोग का यहाँ पॉइंट था, सबकी यहाँ कमी थी, लेकिन शहरों में क्या है, सबकी वहां बहुलता है। एक एक से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या शुरू करिए हम लोग, तो रोजगार के अवसर, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। शहरों में हम लोग सब लोग जानते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर क्या है, अंबार है। यहाँ द्वितीयक और तृतीयक सेवा ही पाई जाती है, कृषि का यहाँ बिल्कुल क्या है अभाव। जहाँ रात दिन जो है क्या है, आपको रोजगार के अवसर है। हमने उदाहरण दिया कि जो भी शहरों में उद्योग चलते हैं वे रात दिन चलते हैं, लोग शिफ्ट में काम करते हैं। जैसे जो सरकारी हॉस्पिटल का होता है अस्पताल, वहां पे 8 या 24 3 डॉक्टर होता है, जो क्या है 8 घंटा पर अपनी ड्यूटी देते रहता है। जब भी जाइए आपको वहां सुविधा मिलेगी, रात में जाइए दिन में जाइए, जब जाइए क्या डॉक्टर आपको बैठा वहां मिलेगा। तो शहरों के साथ वही बात है कि शहरों में जो उद्योग के मशीन है वह क्या है, कभी बंद नहीं होती, वो हमेशा चलते रहते, हमेशा रन करते रहते। आपको जब काम करना कीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको, रात में कीजिए, ज्यादा काम दिन में चल रही है। ठीक है, उससे क्या हो, लोगों को रोजगार मिलेगा। सिर्फ उद्योग में नहीं, जितना हम लोग का सेक्टर है सब में, चाहे तृतीयक सेक्टर हो चाहे कुछ भी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या था हम लोग का, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी तृतीयक सेवा काम है। इससे हम लोग का सारा चीज आएगा, टेलीफोन से लेकर के जितना हम लोग इंटरनेट ईमेल वगैरह जितना हम लोग देखते हैं, डाक का क्या है, सब चीज, बैंकिंग सेवा सब इसमें आ जाएगा। क्योंकि ये सब चलते क्या है, शहर में ये सब की प्रधानता है, ये सब चीज क्या है सुगमता से उपलब्ध है। हाई स्पीड इंटरनेट वहां फैसिलिटी उपलब्ध है, जो कि आपका मिनटों में जैसे काम कर देगा। गाँव में जैसे घंटों नहीं होगा, लेकिन वहां क्या है मिनटों में काम होगा आपका। नेक्स्ट क्या देखते हैं फिर हम लोग, एजुकेशन को देखें।
तो वहां भी क्या है, जितने भी हम लोग का डिग्री कॉलेज थी, टेक्निकल कॉलेज है, या जितना हम लोग का मेडिकल कॉलेज है, जितना हम लोग का इंजीनियरिंग, सब कहाँ है, बड़े शहरों में। क्योंकि शहर में ही वह जैसे संस्थान चल सकता है, क्योंकि वहां पे आपका एरोड्रम की सुविधा है। जो बड़े बड़े प्रोफेसर या लेक्चर या डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही अस्पताल थोड़े रहते हैं, वो क्या है, उनका टाइम बटा हुआ है सप्ताह में, आज किस हॉस्पिटल जाएंगे, आज कहाँ जाएंगे। तो जब आपको एयर रूट नहीं, एयर कनेक्टिविटी नहीं, तो क्या है, लोग पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। अभी हम लोग का जो रांची में जितना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर क्या है, दिन में एक दिन आता है, मंडे यहाँ है तो ट्यूजडे बंगलोर में बैठा, फ्राइडे कलकत्ता में बैठा, तो सैटरडे क्या है, दिल्ली में बैठा। अर्थात क्या है, हाई क्लास की आपको क्या है, मेडिकल फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है, ड्यू टू कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। उसी प्रकार से हम लोग सबको देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार एक ही चीज क्या देखेंगे, मतलब ओवरऑल देखा जाए मिला जुला तो क्या है, सारा जो है सो फैसिलिटी शहरों में उपलब्ध है। इसलिए सारे की सारी ग्रामीण आबादी कहाँ जाएगी, शहर की। पुल फैक्टर क्या अपने आप को खींच रहा है, अपने की ओर खींच, जैसे भौरा को कौन खींचता है, फूल की खुशबू खींचती है। गुलाब का फूल महक रहा है, भौरा अपने आप क्या है चला। यहाँ पर अभी चीनी गिरा, देखो अपने चिट्ठी आ जाएगा, अभी एक चिट्ठी भी नहीं, लेकिन जरा सा चीनी गिरा तो वो चिट्ठी पता नहीं कहां से लाएगा, उसको सुगंध लग जाता है। तो ठीक क्या है, शहरों के साथ भी वही बात है कि शहर अपनी चकाचौंध से लोगों को आकर्षित कर रहा है। उसके बाद धार्मिक आयोजन, कि शहरों में जो धार्मिक आयोजन होता है, सांस्कृतिक आयोजन होता है, राजनीतिक आयोजन होता है, उसके चलते भी लोग क्या वहां पर देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अभी हाल ही में हम लोग कुंभ का मेला देखा, जिसको बोलते हैं महाकुंभ, 144 साल जो बोल दिया, पूरा आदमी जो है क्या है, आदमी का अंबार लग गया, तांता लग गया। उतना घटना होने के बाद भी आदमी जाने नहीं छोड़ा। ऐसा आयोजन कहाँ हुआ, शहर में ही संभव, गांव में संभव है क्या, नहीं संभव। तो ओवरऑल क्या है, जनसंख्या शहरों में ही बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे क्या कारण है उसको हमने देखा। अब आते हैं 2 मिनट इसके प्रभाव पर हम लोग, कि माइग्रेशन का क्या प्रभाव होता है, जो प्रवास हम लोग का हुआ कैसे लोगों को प्रभावित करता है, क्या इफेक्ट डालता है। तो इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं, जो क्या है युगों युगों तक क्या है देखे जाते हैं। जैसे सपोज दैट कि अंग्रेज जो हमको कल्चर देके गए, यहाँ से जो हमको शर्ट फुल पैंट देके गए, जो हमको अंग्रेजी देके गए, हम लोग आज तक भूल पाए हैं क्या, इसे क्या बोलेंगे, दूरगामी प्रभाव बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। सदियों से तक यह प्रभाव बना रहेगा, और पता नहीं कितना दिन तक यह चलता रहेगा, पीढ़ियों में जो आता रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ऐसा बोला जाता है मैंने 100% नहीं, कि शक्तिशाली लोग ही प्रवास करते हैं, कि जो लोग बलिष्ठ हैं, अपने आप में विकसित हैं, अपने आप में क्या है भरे पूरे हैं, वे सब वही प्रवास करते हैं। उदाहरण देते हैं हम लोग अंग्रेजों का, कि जो हम लोग पाश्चात्य कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता हम लोग का है, वो लोग क्या है प्रवासी बन का है भारत, तो वो कमजोर नहीं थे, वो क्या सशक्त थे हम लोग से। और इसका क्या परिणाम हुआ, कि इसके चलते साम्राज्यवाद का विकास हुआ, पूरी दुनिया में क्या है साम्राज्य उपनिवेशवाद का विकास हुआ। जो सुखी संपन्न देश थे, वो क्या है पिछले देशों में जाके क्या है उसके संसाधनों का दोहन किया, और वहां का कुछ ना कुछ विकास भी किया। ऐसा नहीं कि जो ऐसा विकास नहीं किया, कुछ भी विकास, क्योंकि उसको क्या है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहाल करना था, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज का क्या है जोड़ना था, डाक तार का विकास करना था। और हम लोग पढ़ते भी इतिहास में कि अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ क्या है रेलवे का विकास किया, डाक तार का विकास किया है, क्या कि नहीं। जितना अंग्रेज लोग विकास किया उतना भारत में भी नहीं हुआ है। उन लोगों का जो बना हुआ है अभी भी क्या है, अभी भी बरकरार है। हम लोग बनाते सो एक बरसात में बह जाता है, पता नहीं हम लोग सीमेंट में जब मिट्टी भर देते हैं क्या, समझ में। तो ये सब क्या है प्रवास के क्या है दूरगामी परिणाम है। तीसरा क्या है इसका रीजन, कि प्रवास के चलते हम लोग का जो जनसंख्या का जो अनुपात है वह भी जो है असंतुलित हो जाता है, वह भी बिगड़ जाता है, वह भी बेमेल हो जाता है, वह भी उसमें भी खामियां दिखती है। अर्थात जनरली देखते हैं कि पुरुष लोग ही प्रवास करते हैं, महिलाएं प्रवास बहुत कम करती है। तो जब पुरुष प्रवास करेंगे तो जहां जाएंगे वहां क्या होगा, महिला पुरुष का अनुपात क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े शहरों का जो महिला पुरुष अनुपात है उसमें क्या है महिलाओं की संख्या काफी कम दिखती है, पुरुषों की संख्या बहुत।
इसको हम बोलते हैं लिंग अनुपात सेक्स रेशियो। और जहां से लोग जा रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग जिस जिला में भी हैं उसके बगल का जो जिला हम लोग का है जो अबरक के लिए फेमस है, वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई है। हम लोग खुशी ताली बजा रहे हैं, यहाँ महिला संख्या बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? प्रवास के चलते पुरुष सब भाग गया तो महिला बढ़ गई। ये नहीं कि जो हम लोग आप बैलेंस कर दिए, ठीक है। इसमें क्या है, जब ऐसा होता है कि महिला पुरुष अनुपात जब घट बढ़ जाता है तो क्या है, समाज में कुरीतियां बढ़ जाती है, व्यभिचार बढ़ जाता है, छीना झपटी बढ़ जाता है, चोरी डकैती बढ़ जाता है, असामाजिक तत्व क्या है बढ़ जाते हैं। अनेक जो ऐसा क्या है दर्दनाक घटनाएं घटती है। ये सब कहाँ होता है? सब का सब शहरों में। मीडिया इतना सशक्त हम लोग का हो गया है, ये सब घटनाएं पहले भी थी लेकिन हम लोग नहीं जान पाते थे, क्योंकि उसमें मीडिया का उतना जो विकास नहीं था। अभी कुछ भी घटना गांव में घटती तो तुरंत जो न्यूज बन के क्या है, शाम को फ्लैश होने लगता है कि यहाँ ये घटनाएं घटी। तो कहने का मतलब है कि शहरों में ये ज्यादा है, क्योंकि वहां पर क्या है, पुरुष संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो ओवरऑल ये पूरा हम लोग का जनसंख्या का सेकेंड पार्ट में हम लोग देखे कि जनसंख्या संग्रहण सिद्धांत से लेकर के इसका जो परिवर्तन हम लोग का है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, प्लस हम लोग माइग्रेशन को पूरे विस्तार से देखें कि इसके क्या कारण है, क्या इसके रिजल्ट होते हैं, ठीक है, जो एक लंबे समय तक क्या है किसी देश में क्या है छाप छोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सबों को, बहुत बहुत जय हिंद जय भारत।